हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ पीके क्यू एंड ए में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 9 जो कि विजन आईएएस का है। ओके, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में। ओके, और इससे पहले मैंने अभी तक का 8 टेस्ट ऑलरेडी करवा दिया है। ओके, सो रिवीजन के पर्पज़ से आप उसे देख सकते हैं। ओके, सो आज का टेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। सो विथ रेफरेंस टू प्लाज्मा वेव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, और इसमें करेक्ट पूछा है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट प्रोपगेट थ्रू प्लाज्मा। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड रिसेंटली प्लाज्मा वेव्स वर ऑब्जर्व्ड in the earth magnetosphere. Yes, it's also correct. Next is, it can disturb the surrounding electric and magnetic field. Yes, it's also correct statement. Okay, so answer for this question is option number C. All three are correct. Okay, and if you are talking about some important facts about the plasma waves and what it is, so plasma wave are collective oscillation. Okay, what is it? It's a collective oscillation of charged particle in plasma, a state of matter composed of ionized atoms and free electrons. Okay, and if you are talking about the plasma is the fourth state. Okay, fourth state of matter आफ्टर किसके बाद, तो कौन कौन है ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेज। तो इससे पहले जो और तीन है वो कौन कौन से है, तो वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, इसके बाद आता है प्लाज्मा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द गैस इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। जब गैस एक्सट्रीम कंडीशन में आता है, सच एज अ हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, देन ये प्लाज्मा फॉर्म होता है। ओके, अंडर दिस कंडीशन द एटम्स ऑफ गैस बिकम आयोनाइज्ड, मीनिंग दे लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन, क्या है? विथ रेफरेंस टू वेटलैंड सिटी एक्रेडेशन WCA, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ करेक्ट पूछा है। फर्स्ट इज, इट इज़ अ वॉलंटरी स्कीम अंडर द रामसर कन्वेंशन। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, नो इंडियन सिटी हैज़ सो फार बीन accredited under this program. It's also true. So answer for this question is option number C. Both are correct. Okay, and if you are talking about the wetland city accreditation WCA, तो उसमें क्या हो जाएगा? WCA में हम बात करते हैं, अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो हमारा अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने अभी प्रपोज किया है 3 इंडियन सिटीज़ का नाम सबमिट किया है। कहाँ पे? तो इसमें WCA में। ओके, और वो कौन कौन सा सिटी है? तो इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। और आप हमें कमेंट में ये बताएं कि ये तीनों सिटी कौन से स्टेट में लाई करते हैं इंडिया के। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, डॉक्टर BR Ambedkar said in the Constituent Assembly that parliamentary democracy we mean one man one vote, ensuring universal adult franchise to all the citizens in the constitution. By which of the following amendments act age of voting right was changed from 21 to 18? पहले वोटिंग राइट कितना था? 21 था। ओके, बट कौन सा अमेंडमेंट करके ये वोटिंग राइट का एज 21 से 18 कर दिया गया? तो वो कौन सा था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और आप हमें कमेंट में बताइए कि 42nd, 44 एंड 69 अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, सो
चलिए स्टार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विच इज 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसका एज रिड्यूस किया गया था। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज which of the following articles of the DPSP deals with the separation of judiciary from the एग्जीक्यूटिव? तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 50। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एंड आप हमें कमेंट में ये बताइए कि ये कौन कौन इसके अंडर कौन कौन सा आर्टिकल 43 में क्या है, 42 में क्या है, 52 में क्या है। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं, इससे आपको याद भी रहेगा, क्योंकि आप कहीं कमेंट करते हैं या लिखते हैं किसी चीज़ को तो वो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए याद रहता है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फर्म्ड टू सिटीजन ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू द फॉरेनर्स। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज the constitution provides for legal sanction against the violation of fundamental duties. नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन होगा तो उसमें कुछ नहीं है, ऐसा डज नॉट प्रोवाइड होगा। ओके, डज नॉट प्रोवाइड। सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प court in determining the constitutionality of a law. Yes, it's a correct statement. Next is fundamental duties have been amended only thrice since the incorporation in the Constitution of India. No, it's not only thrice, it's only once. Okay, so statement fourth is also correct. So answer for this question is option B is the correct, which is only 2. Okay, let's come to the next question, which is while the Constituent Assembly debated the inclusion of the term socialist, it is omitted at a later stage from the original text of the preamble. Which of the following statement best describe the reason for its omission? तो कौन सा रीजन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ओमिशन का, सोशलिस्ट का? फर्स्ट, इट वाज omitted on the account of strong influence of the American capitalist system and the Constituent Assembly. No, it's not a correct statement. Next is it was against the principle of the democracy for the Constitution to decide the kind of society people should live. Yes, it's a correctly describe of the socialist. Okay, so option B is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is how many of the above following are the member of drafting committee of the Constitution of Assembly in India? तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज सैयद मोहम्मद सादुल्ला। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज डॉक्टर के.एम. मुंशी। जी हाँ, ये भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेक्स्ट है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी थे। और नेक्स्ट है बी.एन. राव। बी.एन. राव नहीं थे, क्योंकि ये क्या थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ओके, सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 इज द करेक्टली हु इज मेंबर ऑफ द असेंबली। ओके, एंड अगर हम और मेंबर्स की बात करते हैं तो कौन कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। फिर एन. नागास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदातुल्ला एंड एन. माधवराव, टी कृष्णमचारी, ये सारे मेंबर्स थे। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, let's come to the next question. With reference to the difference potential system, consider the following pairs. First is, और यहाँ पे पूछा है correctly matched. Okay, plutocracy, kleptocracy and technocracy, कौन कौन सा correctly matched है? So first is plutocracy, system of the rule by the political corrupt people. No, it's not correctly matched, क्योंकि ये kleptocracy है। एंड प्लूटोक्रेसी क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ रूल बाय वेल्दी पीपल, देखो जो सिस्टम को रूल करते हैं, जो जिसके पास मनी होता है। ओके, उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। और टेक्नोक्रेसी में क्या होता है? सिस्टम ऑफ रूल बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट सिस्टम को रूल कर रहा है तो उसको टेक्नोक्रेसी बोलते हैं।
Okay, so answer for this question is only option number C. Only A is correct. Okay, option A is correctly matched. And next question is, in the context of modern nation state, which of the following are features of the soft state? First is non-profession of military force and war weapons. Is it true? नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये सॉफ्ट स्टेट नहीं है, सॉफ्ट पावर है. ओके, नेक्स्ट इज द पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is regarding the territorial jurisdiction of a high court. Consider the following statement. Okay, first is first statement, और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, किससे रिलेटेड? तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. और ये कलकत्ता हाई कोर्ट और किसका है? तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल का. ओके, and next is Guwahati High Court has a unique position of being a common high court, 7th state ऑफ नॉर्थ ईस्ट. नो, इस ये कॉमन है दोनों के लिए, तो ये कोई यूनिक पोजीशन नहीं है इसका. सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओनली 1 इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, और जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट. ओके, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल द स्टेट वर यूनियन टेरिटरीज बिफोर अटेनिंग स्टेटहुड. तो कौन कौन सा है? पहले बात करते हैं मणिपुर. जी हाँ, ये मणिपुर पहले यूटी था, बाद में कितना में स्टेट बना है? तो कौन से ईयर में? तो स्टेट का दर्जा इसे मिला है 1972 में. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश, ये भी पहले यूटी था, और ये कब बना था स्टेटहुड का दर्जा? 1966 में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मणिपुर, मणिपुर भी स्टेट यूटी था, वो 1987 में ये बना था. ओके, स्टेटहुड का दर्जा मिला था इसे. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. और इसमें ये ओडिशा नहीं होगा, क्योंकि ये शुरू से ही स्टेट है. सिक्किम भी नहीं होगा एंड ओडिशा भी नहीं होगा. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India. Advisory jurisdiction of the Supreme Court India. First statement is the advisory jurisdiction of Supreme Court court in Constitution of India is sourced from the Government of India Act 1935. Is it true? Yes, it's a correct statement. Okay, next is legal opinion of the Supreme Court under advisory jurisdiction are binding on the President of the India. No, it's not binding. Okay, so statement second is incorrect. Next is statement third, which is it is obligatory of the Supreme Court to provide advisory opinion should sought by the President. No, it's not bound. Okay, no, it's not in advisory, it's a bounded manner. Okay, so statement third is also incorrect. So answer is option number A. Only 1 is correct, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा था. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वॉज टू, क्या है? तो वो है, फर्स्ट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. नो. नेक्स्ट इज lay the foundation of the representative and popular government in India. No. Consolidate all the proceeding act of the parliament concerning British India. Yes, it's a correct statement. So option number C is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is until the adoption of Constitution of India, administration
of the dominion of the India was carried out under which of the following acts and plans? तो वो कौन सा हो जाएगा एक्ट एंड प्लान? तो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, let's come to the next question, which is the Global Cooperation Barometer. Global Cooperation Barometer report was recently in news was published by, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं. और ये कौन कौन से कुछ और भी ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो जो अदर रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश किया जाता है वो है फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट. एक तो हो जाएगा फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, दूसरा हो जाएगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एंड तीसरा हो जाएगा फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक रिपोर्ट. ओके, सो ये तीनों भी पब्लिश करता है कौन? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1971 में. एंड इसका एम क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम to engage political, business, cultural and other leaders to shape global, regional and industrial agents. Okay, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is consider the following statement. The power to initiate an amendment to the constitution lies only with the center. Okay? तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा है. द पावर to initiate an amendment to the constitution lies only with the center. yes, अमेंडमेंट का पावर सिर्फ सेंटर और पार्लियामेंट ही कर सकते हैं, स्टेट को ये नहीं है पावर. ठीक है, द पावर टू अमेंड द प्रोविजंस कंसर्न्ड विद द फेडरल स्ट्रक्चर लाइज विद द सेंटर एंड स्टेट ओनली हैव द एडवाइजरी रोल. नो, स्टेट का भी इसमें रोल होता है, ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर का नहीं होता है. और स्टेट में कौन सा वो करता है? तो स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, जो कि हाफ ऑफ द स्टेट करता है. सो स्टेटमेंट second is incorrect. So answer for this question is option number A, which is only one is correct. Okay, and अगर special majority of parliament, इसमें special majority of parliament रहता है, and also an approval of the state, half of the state legislature. Okay, half of the state legislature का approval चाहिए होता है, इसलिए statement गलत हो गया. Let's come to the next question, which is with reference to the rooftop solar system, consider the following statement. Okay, first is it is an off-grid power system. It is an off-grid power system that cannot be connected to any wider electric supply system. Okay, ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं रूफटॉप सोलार सिस्टम की, इज़ अ फोटोवोल्टिक सिस्टम, और ये इंस्टॉल होता है रूफ ऑफ द बिल्डिंग टू जनरेट इलेक्ट्रिक फ्रॉम द सनलाइट. ओके, और ये कंसिस्ट करता है सोलार पैनल एज एन इन्वर्टर एंड ऑप्शनली अ बैटरी स्टोरेज सिस्टम. ओके, और ये दो टाइप से होता है, एक तो ऑन ग्रिड होता है, एक ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम. ओके, सो एंड ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम की हम बात करते हैं. दिस सोलार सिस्टम इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रिड एंड रिक्वायर्ड बैटरी स्टोरेज फॉर बैकअप power. It's ideal for the remote location but typically more expensive due to the batteries. Okay, so statement first is incorrect. Next is it generates AC power with which needs to be converted to DC by an inverter. No, it's not correct statement, क्योंकि ये DC में, because the electric generated by solar PV, वो सोलार पीवी पैनल से द्वारा इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, इस डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं. ओके,
और उसके बाद उसको DC टू AC में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हेयर, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D. Okay, let's come to the next question regarding the special leave petition. Special leave petition, consider the following statement. Okay, first is the judgment of the military tribunal are exempted from the purview of the special leave petitions. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is special leave petition can filed here where there has been a violation of principle of natural justice. Yes, it's also correct statement. Next is appeal. Next is appeal by the special leave is a discretionary power of the Supreme Court. Okay, so statement third is also correct. Okay, so answer for this question is option number D. All of the above are correct. Okay, let's come to the और स्पेशल लीव पटिशन की बात करते हैं तो आर्टिकल किस में है 136 क्लॉज 2 में. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. और ये कब हुआ था 1954 में. ओके, फर्स्ट इज दादर एंड नागर हवेली वॉज कन्वर्टेड into a UT of India. Is it true? Yes, it's a correct. लेकिन इसमें पूछा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट से इसको अरेंज करना है. ओके, तो दादर एंड नागर हवेली कन्वर्ट किया गया था यूटी में, तो किसके द्वारा? तो किया गया था 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा. ओके, 1961 में. ओके, एंड ये किस पहले इसमें कौन रूल कर रहा था? तो पोर्टुगीज़ रूल कर रहे थे. ओके, और पोर्टुगीज़ कब आए थे इंडिया में? तो आए थे 1498 में, और ये फर्स्ट थे. ओके, और फर्स्टली कौन आया था? तो वास्को ड गामा आया था. उसके बाद आप हमें कमेंट में बताइए कि और जो ब्रिटिश इंडिया हो गया या फ्रेंच हो गया, डैंस और ड्यून्स कब आए थे इंडिया में? ओके, सीक्वेंस वाइज में. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओके 61. सो इससे और ये कब बना था स्टेट? अर्लियर ये तो ये हो जाएगा. उसका दूसरा है अरुणाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट. तो वो कब बना था? 1987 में. ओके, अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लेज स्टेट कब बना था? तो 1987 में. एंड नेक्स्ट इज, और ये 3 स्टेट उस टाइम बना था. कौन सा? एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम और तीसरा गोवा. ओके, एंड नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज बफरकेटेड टू द क्रिएट हरियाणा. हरियाणा कब क्रिएट? 1966 में. एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द नागालैंड वॉज क्रिएटेड इन 1963. ओके, इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले वो हो जाएगा 1, 4, 3 एंड 2. 1, 4 जो कि 63 में, उसके बाद फिर 3, 66 एंड 2 विच इज 87. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विथ रेफरेंस टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट in which context terms like public key and private key are mostly used. पब्लिक की और प्राइवेट की किस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? वो हो जाता है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डिजिटल मैसेज. और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑफ डिजिटल मैसेज होता क्या है? तो वो क्या होता है? इनक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट. इट मीन्स, मान लीजिए हम कहीं से यहाँ से A हमें और B कोई और है जिसको हम मैसेज कर रहे हैं. तो यहाँ से अगर हम कोई मैसेज लिखे लाइक हाई ही लिखे, ठीक है, तो वो उसको इनक्रिप्ट करके उसके बाद भेजेगा B के पास. जब वहाँ पे जाके
और फिर वो ये डिक्रिप्ट करके भेजेगा यहाँ से, ताकि वो तीसरा कोई पर्सन, थर्ड पर्सन कोई इस मैसेज को पढ़ ना सके, और वो बी के पास जाएगी और फिर इनक्रिप्ट हो जाएगा। ओके, मतलब फिर हाई दिखेगा, बट यहाँ पे कुछ ABCD ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर या फिर लेटर्स दिखेगा, जिससे आपको ये नहीं पता कर सकते कि इस मैसेज में है क्या, और वो हमारा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, और ये इंड टू इंड इंक्रिप्शन होता है, ताकि कोई थर्ड पार्टी इसमें देख ना सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज हाउ मेनी ऑफ द अबव फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मैथिली, बोडो, डोगरी, जी हाँ ये तीनों है, मणिपुरी ये भी है, बट ये बाद में ऐड किया गया था। और अगर हम बात करते हैं 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसमें क्या है कि और ये जो मैथिली, अगर हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं, ठीक है, तो 8th शेड्यूल में अर्लियर जब ओरिजिनली 8th शेड्यूल बना था, तो उसमें कितने लैंग्वेज थे? तो उसमें 14 लैंग्वेज थे ओरिजिनली। ओके, बाद में सबसे पहले किसको ऐड किया गया था? सिंधी को। और सिंधी को कब ऐड किया गया था? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1967 में इसको ऐड किया गया था शेड्यूल 8 में। एंड इसके बाद ऐड हुआ था कौन सा? तो वो था कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी। ओके, ये तीनों। और ये कब हुआ था? तो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1992 में। ओके, एंड लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था कब? तो वो हुआ था 92nd अमेंडमेंट, जिसमें कि 4 वर्ड ऐड किया गया था, मैथिली, बोडो, डोंगरी एंड एक और था, कौन सा था वो? संथाली। ओके, ये चारों ऐड किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ओके, तो आप याद रखिएगा कि 8th कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है, और उसमें अलग अलग लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया है। और अभी टोटल कितने लैंग्वेज है इसमें, इसके अंदर 8th शेड्यूल के अंदर? तो 22, जो कि ओरिजिनली 14 ओनली था। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज स्टेटमेंट, इसमें किसके बारे में? DPSP के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज DPSP एम्स टू एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि DPSP जो है वो इंस्ट्रीड है कहाँ पे? पार्ट 4 में। ओके, और ये क्या है, इसका एम क्या है? तो इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, इसका एम है। ओके, DPSP का। एंड ये गाइड करता है मेकिंग लॉ एंड पॉलिसीज दैट इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। ओके, so statement second is incorrect. Let's talk about this statement first. Second, which is the ideal of the welfare state is in the Indian constitution is enshrined in the DPSP. Is it true? Yes, it's a correct statement. Okay, so answer for this question is option number D, which is statement second is incorrect, but statement first is incorrect, but statement for second is correct. Okay, so answer is option number D. Let's come to the next question, which is in the context of Madhika language, consider the following statement. First is Madhika language is a tribal language spoken in the southern part of India. Yes, it's a correct statement. And ये स्पेशली कहाँ पे बोला जाता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में? तो वो केरला में। ओके, एंड ये किसके द्वारा बोला जाता है? कौन से ट्राइब के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा? तो वो हो जाता है चकालिया कम्युनिटी। ओके,
चकालिया कम्युनिटी के द्वारा ये लैंग्वेज बोला जाता है और मेनली केरला में और साउथ इंडिया के पार्ट में बोला जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मधिका लैंग्वेज हैज़ बीन क्लासिफाइड एज क्रिटिकल इंडेंजर्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड यूनेस्को नो, तो ये हो जाएगा नॉट बीन classified. Okay, so answer for this question is option number A only is correct, क्योंकि यहाँ पे correct statement पूछा. Okay, let's come to the next question, which is with reference to operations of the United Nations Relief Fund work agency UNRWA. First statement is United Nations Relief Work Agency was established to provide relief and support to Palestinian refugees in the wake up of the Arab-Israel conflict. Yes, it's a correct statement. Next is it is operational exclusively within the territories of इसराइल. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये सिर्फ इसराइल के टेरिटरी में नहीं, अदर्स में भी काम कर रहा था. ओके, so this statement is not correct. Okay, let's come to the next question, next statement, which is the agency is funded entirely by the voluntary contribution of UN state member. So statement is correct. So answer for this question is option number B, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the republican nature of the Indian state. Okay, republican nature of the Indian state. First question is India become a republic state with the enactment of Indian Independence Act 1947. No, it's not a correct statement, because इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बस क्रिएट करता है दो डोमिनियन स्टेटस. ओके, और वो कौन कौन सा है, तो हो जाएगा एक पाकिस्तान और एक इंडिया. ओके, और इंडिया पाकिस्तान इसमें क्या करता है, वेल पाकिस्तान रिमेन्ड द ब्रिटिश डोमिनियन अंटिल 1956. तब तक वो पाकिस्तान इसका डोमिनियन था, किसका, ब्रिटिश का. ओके, एंड इंडिया क्या करता है, इंडिया करता है सीज. ओके, सीज्ड टू बी अ डोमिनियन एंड डिक्लेयर herself a republic with the commencement of the Indian Constitution, जो कि 26 Jan 1950 को आया था. ओके, so first statement is incorrect. Next statement is the republic means that all citizens are equal in eye of the law. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the republican nature ensures that all public offices are open to every citizen without any discrimination. Yes, it's also correct statement. Okay, so answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the solid social audit advisory body. First statement is the advisory body operates under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Yes, it's a correct statement. Next is the body includes member from the government, industries and academic institution. Yes, it's also correct. And यहाँ पे क्या पूछा, correct statement. Okay, so answer for this question is option number C, both are correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the Constitution of India. Which of the following contains idea of the social justice? Okay, first is preamble. Yes, fundamental right. Yes, and next is fundamental duties. Yes, ये भी correct है. So अगर हम बात करते हैं idea of the social justice regarding the preamble में अगर हम बात करते हैं, preamble promise करता है justice to all citizen. The concept of justice in preamble is indeed very wide. It is not confined the narrow legal justice as administered by the court. Okay,
सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रूव्ड करेक्टली एंड नेक्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो आ जाएगा आर्टिकल 15 और दूसरा हो जाएगा 17, जो कि आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? तो प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटी इन मैटर्स ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, वो हो गया। एंड 17 क्या है? तो अनटचेबिलिटी, अबॉलिश करता है। ओके, सो ये भी आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस को वेरी वेल डिफाइन करता है, इनकम्पास करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन सा हो जाएगा? तो 51A क्लॉज ई। ओके, ये बात करता है किसे? सेज दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। एंड दूसरा एक करता है कौन सा? तो वो हो जाएगा 51A ओके, जो कि बात करता है ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। और इसको एज कितना डिफाइन किया गया है? 6 to 14 ईयर्स। ओके, और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए कितना एज का प्रोविज़न है कितना साल का रिलैक्सेशन उन लोग को मिला है। ओके, सो ये रहा। एंड इसमें फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी भी आ जाएगा। ओके, डीपीएसपी भी आ जाएगा। डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? तो 38। ओके, सो और वो टाइप क्या करता है? 38 article directs that the strive to promote the welfare of people by securing and promoting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of the national life. Okay, so answer is option number D. All three are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements, article 14 and 19. Okay, statement में है the right under article 14 and 19 cannot be violated from the implementing any of the directive principle of the state policy. No, it's not a correct statement, it's incorrect, क्योंकि ये करता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 एंड 19 की, तो वो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आया था कि आर्टिकल 31 जो ओरिजिनली प्रोटेक्टिंग लॉज मेड टू बी गिवन इन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक 39B एंड 39C, उसको चैलेंज किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ 14 एंड 19। और ये एक्सेप्शनल है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाया गया था बेसिक फीचर के कॉन्सेप्ट में, केसवन एंड भारती केस से, जो कि 1973 में आया था, जिसको हम टाइगर केस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी टाइम प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। और ये इस टाइम ये भी बोला गया था कि आर्टिकल 14 एंड 19 कैन वॉलेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओनली डीपीएसपी इन आर्टिकल कितना 39B एंड 39C, बट नॉट एनी अदर डीपीएसपी। बट ये सिर्फ ये दोनों के लिए है एक्सेप्शनल, और अदर कोई भी ये के नहीं है। ओके, सो first statement is incorrect. Next is second statement. The Supreme Court in Minerva Mill case declared the balance between the DPSP and fundamental right as a part of basic structure of Indian Constitution. Yes, it's also correct. Okay, so answer for this question is option number D, which is statement first is incorrect but statement second is correct. Okay, so option D is the correct answer. Next is the Sangam Digital Twin Initiative was launched by which of the following ministries? Okay, तो कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है संगम? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, नो ये नहीं होगा, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज amendment to which of the following provisions
of the Constitution of India require consent of half of the state legislature by the simple majority. तो वो कुछ कौन से के लिए चाहिए? Election of the president and its manner. Yes, it's correct. India of the list of 7 schedule, इसमें भी इसकी ज़रूरत होगी. Power of the parliament to amend the constitution, ये भी होगा. DPSP इसके लिए नहीं होगा. So answer for this question is option number C, which is 1, 2 and 3 are correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements. और इसमें पूछा क्या है? Which of the following statement above regarding the parliamentary form of government is correct? Okay. First is it provides a government more stable. It provides government more stable than presidential form of government. No, it's not a correct statement क्योंकि ये less stable है. Okay. Less stable. So first statement is an incorrect. Next is it provide less responsible for the government than the presidential form of government. ये more होगा. Okay. So statement second is also incorrect. Next is it is against separation of power. Yes, it's a correct. So answer for this question is option number C. Only 3 is correct. Okay. Parliamentary form of government. And if we are talking about the merit of the parliamentary form of government, तो merit में क्या हो जाएगा? harmony between legislature and executive, जो कि presidential form of government नहीं होता है. next हो जाएगा हमारा responsible government, जो कि presidential form में नहीं होता है. and next is preventive nepotism, and another one is ready alternative government and wide representation. Okay, wide representation इसका होता है. Okay. So and अगर हम इसके demerits की बात करते हैं तो वो क्या है? वो है अनस्टेबल गवर्नमेंट. ओके, अनस्टेबल गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट हर इलेक्शन में चेंज होते रहता है. नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, और जब भी गवर्नमेंट चेंज होगा तो पॉलिसीज़ जो है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं. बहुत सारे पॉलिसीज़ को बंद कर दिया जाता है और नए पॉलिसीज आते हैं. सो ये डिस्टर्ब करता है. एंड अनदर वन इज डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट अगेंस्ट, अनदर वन इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ अमेच्योर्स. ये हो जाएगा इसका डिमेरिट्स. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओनली 3 इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज next question is which of the following statement is the correct about Gram Nyalaya? Okay, first statement is Gram Nyalaya established by the High Court in consultation with the state government. No, ये statement first is incorrect because वो consultation with किसके करता है? with respect to High Court. Okay, so first statement is incorrect. Next is Gram Nyalaya shall be presided only by the retired judge of a high court. No, it's not correct. And next is this is also incorrect statement. Next statement is the civil dispute Gram Nyalaya shall not be bound on by the Indian Evidence Act. Yes, it's a correct statement. So answer is the option number B. Only 3 is correct. Okay, and if you are talking about the presided by Gram Nyalaya by the, first of all Gram Nyalaya established कब हुआ था? 2008 में. ओके, एंड ये लोवेस्ट टियर है ऑफ द जुडिशरी फॉर द रूरल एरियाज. ओके, एंड ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था. एंड ये ग्राम न्यायालय शैल बी प्रिसाइडेड बाय द न्याय अधिकारी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. उसको अपॉइंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट. एंड इन द कंसल्टेशन विथ, किसके कंसल्टेशन से? तो हाई कोर्ट के. ओके, एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट द सैलरीज, सेम सैलरी मिलता है. एंड डेराइव ग्राम न्यायाधिकारीज who will preside over these Gram Nyayalayas are strictly judicial officer and will be drawing the same salary, deriving the same power as the first class magistrate working under the High Court.
मजिस्ट्रेट का जो सैलरीज अलाउंस है उतना ही मिलेगा इनको भी। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं तो ये मोबाइल होता है, मतलब जहाँ पे जिस विलेज में या जिस पार्टी के यहाँ होता है ये प्रॉब्लम, वहीं पे जाके ही इसको रिजॉल्व किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मोबाइल है। एंड ग्राम न्यायालय शैल ट्राई क्रिमिनल केसेस, सिविल सूट्स, क्लेम और डिस्प्यूट विच आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। ओके, so answer is only 3, which is only is correct answer. Let's come to the next question, which is the future of growth report 2024 recently seen in news is related to which of the following organization? Okay, तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वो असेसिंग क्या करता है? असेसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बियॉन्ड द जीडीपी। ओके, और ये कितने कंट्रीज़ का होता है? तो 107 कंट्रीज ग्लोबली। ओके, एंड इसका डायमेंशन कौन कौन सा होता है? तो इसका 4 डायमेंशन होता है। वो कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है ग्रोथ, नॉट ग्रोथ, एक सेकेंड, फर्स्ट होता है इनोवेटिवनेस, सेकेंड इज इंक्लूसिवनेस, एंड नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी, नेक्स्ट इज रेसिडेंशियल। ओके, ये चारों। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं की फाइंडिंग की, तो उसमें report highlight that slightly economic slowdown estimate fall to the lowest rate in 3 decades by 2030. Okay, so next question is, answer for this question is option number C. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to citizenship acquisition in the context of incorporation of territory. Okay, first statement is, as per the law, the resident of newly incorporated territory automatically become a citizen of India. No, it's not a correct statement, because ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1955 के द्वारा किया जाता है। एंड इन एनी केस ऑफ लाइक एक्विजिशन, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट इज, इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द पर्सन हु अमंग द people of the territory shall be the citizen of India. Such person become a citizen of India from the notified date. For example, Pondicherry. Okay, so first statement is incorrect. Next is, the constitution grants citizenship to the individuals from the newly incorporated टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो इंडिविजुअली नहीं, वो कलेक्टिवली होता है, कॉमन सबके लिए। ठीक है, अगर कोई टेरिटरी इंडिया के अंडर आ गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ के सिटीजन्स इंडियन कहलाएंगे। ओके, ना कि इंडिविजुअली सबको सिटीजनशिप दिया जाएगा या कुछ। सो फॉर स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ इज नॉट करेक्ट। Okay, let's come to the next question, which is, consider the following statements. It is an often called ghost of the mountain. Ghost of the mountain किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है स्नो लिपर्ड को। ओके, सो तो इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट गिवन बाय। ओके, तो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। वो कौन हो जाएगा? स्नो लिपर्ड, जिसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोला जाता है। साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा यूनसिया, एंड इट कैन सर्वाइव हार्श एंड कोल्ड क्लाइमेट। ये कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, एंड IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लायन की अगर हम बात करते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है पैंथेरा लियो। ओके, पैंथेरा लियो से आप लायन को रिलेट करके याद कर सकते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एंड अगर हम स्नो लिपर्ड
तो ये तो हो गया। एंड इसका अगर हम ये बात करते हैं चीता का, नॉट चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। एंड साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, तो पैंथेरा टिग्रिस अल्कार्टिया, ओके, अल्टाइका, ओके। और इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर्ड है, और ये फार ईस्टर्न रशिया एज वेल एज नॉर्थ चाइना में भी मिलता है, ओके। और ये भी कोल्ड क्लाइमेट फॉरेस्ट में रहता है, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट अदर देन इट्स चीफ जस्टिस कैन गिवन रिजाइन टू दी, किसको रिजाइन करेंगे, तो वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और वो किसके अंदर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 217 क्लॉज 1, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज करेक्ट, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द preamble of Indian Constitution, okay. First is the preamble is an integral part of the Indian Constitution guiding the interpretation and application of the Constitution. Yes, it's a correct statement. Next is preamble is a source of power and prohibition upon the power and powers of the Indian legislature. No, it's not a source and power of the Constitution, okay. कोई पावर नहीं देता है और ना ही प्रोहिबिट करता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही था एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। And if you are talking about the preamble ये लाया कहाँ गया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ओके, December 13 को, ओके। एंड पहले इनिशियली बेरूबारे यूनियन केस, एक केस था बेरूबारे यूनियन केस 1960 का, जिसमें ये बोला गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेटर जो केस आया केशवानंद भारती केस 1973 में, इसमें ये बोल दिया गया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड, बट इसमें प्रोविज़न था कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ओके। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डाल दिया था। एंड थर्ड वन इज विच इज़ कॉल्ड LIC वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस आया था, जिसमें कि इसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था प्रियम्बल को, ओके। और प्रियम्बल अभी तक एक बार सिर्फ अमेंड किया गया है, और वो कौन सा अमेंडमेंट था, तो वो था 42nd अमेंडमेंट, राइट। और वो उसमें 3 वर्ड ऐड किया गया था। आप हमें कमेंट में वो 3 वर्ड बताइए कि कौन कौन सा वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया था विद द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन, विच इज with reference to Starlink network satellite, consider the following statement, okay. It is a satellite constellation that provide internet connectivity to remote location of the earth. Yes, it's a correct statement. Next is it was launched by NASA. No, it's not by NASA. ये SpaceX के द्वारा किया गया है। SpaceX जो कि किसका है, तो वो है, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, SpaceX किसका है, तो वो हो जाएगा इलॉन मस्क का, ओके, इलॉन मस्क का। और इसका गोल क्या है, तो प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू रिमोट एंड अनडिजर्व्ड एरिया अराउंड द ग्लोब, ओके। और ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है व्हीकल, ओके।
एंड इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज हो जाएगा हमारा लो लेटेंसी, हाई बैंडविड्थ, रिड्यूस्ड सिंगल इंटरफेरेंस, easier to deploy and maintain, and global coverage. Okay, so statement second is incorrect. Next statement is they are placed in low orbit. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, sorry, option number B, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements fundamental right. Okay, अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट है और इसने पूछा क्या, हाउ मेनी ऑफ द राइट मेंशन्ड अबव द अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए सिर्फ अवेलेबल है, और इंडियन सिटीजन के लिए कौन सा आर्टिकल ओनली अवेलेबल था, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, फॉरेनर के लिए नहीं है। बाकी फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर के लिए भी है, बट जो वो कि क्या बोलते हैं, एनिमी कंट्री का नहीं होना चाहिए। एनिमी कंट्री मतलब हमारे दुश्मन काइंड ऑफ, जो कि हमेशा हमारे साथ इंडिया के साथ जिसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लाइक पाकिस्तान। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 14 में आता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ओनली इंडियंस के लिए पूछा है, और इंडियंस के लिए कौन कौन सा था, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओके, ये था, तो ये नहीं आता है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। ये जी हाँ, ये होगा। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, ये भी होगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20, ये नहीं होगा, क्योंकि ये बोथ के लिए है, इंडियन एंड फॉरेनर दोनों के लिए। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये होगा, क्योंकि ये आर्टिकल 30 में आता है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3 इज करेक्ट फॉर द आंसर। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अगर हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कौन सा, इसमें फंडामेंटल राइट को बेसिकली 6 कैटेगरी में पहले डिवाइड किया गया, ब्रॉड कैटेगरी, जिसमें कि होता है, पहला तो हो जाता है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 टू 18 तक आता है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम में कितना आ जाएगा, तो 19 टू 22 आर्टिकल। एंड नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो कौन सा आ जाएगा, 23 एंड 24। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अनदर वन विच इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर रिलीजन की हम बात करते हैं तो वो कौन से आर्टिकल में आ जाएगा, 25 टू 28 में। एंड अनदर वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू माइनॉरिटीज़, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो जाएगा माइनॉरिटीज़ के लिए, तो वो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, 29 एंड 30। ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 32। ओके, जो कि फंडामेंटल राइट है, ये 6 हो जाएंगे। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं जो कि सिर्फ इंडियंस के लिए है, विच इज़ आर्टिकल 15, 16 एंड 19, 29 एंड 30। ओके, ये जो कि इंडियन के लिए है उसमें से आ जाएगा। आर्टिकल 15 इज टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex or place of birth. And if you are talking about the article 16, which is equality of opportunity in matters of public employment, and article 17 is freedom of speech, assembly, association, movement and residence and profession, नहीं सॉरी, ये आर्टिकल 19 हो जाएगा। ओके, नॉट 17।
17 तो हमारा अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। एंड आर्टिकल 90 क्या था, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट एंड प्रोफेशन, ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 19 के अंदर। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, तो वो आ जाएगा आर्टिकल 29। And if we are talking about the right to minority to establish and administer educational institution, ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हम बात करते हैं तो वो आर्टिकल 30 में आ जाएगा। ओके, ये सारे हो जाएंगे हमारे फंडामेंटल राइट आर ग्रांटेड ओनली टू द सिटीजन। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दोज फंडामेंटल राइट विच आर नॉट ओनली फॉर Indian person or Indian, which is also for the foreign citizens, okay, and except for enemy alliance. Okay, first is article is 14, which is for both, which is called article 14 is equality before law and equal protection of laws. And if we are talking about the article 20, which talks about the protection in respect of convenience against ex post facto laws, double punishment and self incrimination. ओके, एंड नेक्स्ट एज हो जाएगा 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि पिछले साल यूपीएससी में आया भी था, ये PYQs हो जाएगा आपका। ओके, सो and next is right to elementary education to all children of the age of 6 to 14, जो कि आर्टिकल 21A के अंदर आता है। और ये कौन से ए का मतलब है कि इसको अमेंड करके ऐड किया गया है, तो कौन से अमेंडमेंट से, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था इसमें। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द 22nd article, which is protection against arbitrary arrest and detention. And if you are talking about article 25, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 26, विच टॉक्स अबाउट द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। And if you are talking about 27 article, which related to freedom from payment of taxes for promotion of any particular religion. And if we are talking about another one, which is freedom from attending religious instruction of worship in certain educational institutions. Okay, so ये रहे सारे आर्टिकल्स जो कि बोथ के लिए, इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ओनली 3 था जो कि सिर्फ इंडियन के लिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन पब्लिक ऑर्डर एज अ पार्ट ऑफ लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, 3 and 4, which is article 19, article 25 and article 26. Okay, let's come to the next question, which is consider the following DPSP mentioned in part 4 of the Indian Constitution. First is पूछा how many of the DPSP mentioned above the reflection of the socialist principle. Okay, so first is promotion of cottage industry in rural areas, which is called promotion of cottage industries in rural area. तो ये क्या हो जाएगा, गांधीयन प्रिंसिपल। ओके, ना कि यहाँ पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल का पूछा है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है, ये भी हो जाएगा। और ये कौन सा आर्टिकल 40 के अंदर आता है। एंड प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये हो जाएगा आर्टिकल 39A। सो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ये हो जाएगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 1A, ओनली 1 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं DPSP, जिसको
पार्ट में डिवाइड किया गया है फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं ये डिवीज़न है कि क्लासिफाइड कहीं नहीं किया गया है डीपीएसपी को, बट वो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किए हैं, वो भी 3 पार्ट में। और वो कौन कौन सा है? पहला तो था सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा है गांधीयन पार्टी, एंड तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, ओके, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ओके। एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन कौन सा आ जाएगा? तो आर्टिकल और इस ये रिलेटेड किससे? प्रिंसिपल क्या है? रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, और इसका एम क्या है? एम है प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। एंड इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है? 38, 39 एंड 39A, 41, 42, 43 एंड 47, ये सारे आ जाएंगे कौन से? सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर, ओके। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल में मेनली कौन कौन से आएंगे? तो 43 आर्टिकल, 48 सॉरी नॉट 48, 43 आर्टिकल एंड 43B, 43B, आर्टिकल 40, ये सारे गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आएंगे, ओके। एंड अगर हम लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं तो उसमें 48, 48A, ये सारे इसके अंदर आएंगे, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A is correct, which is only one is correctly correct of the question answer, okay. So थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी का पार्ट हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल के नेक्स्ट पार्ट कल के वीडियो में आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी ऑन माय टेलीग्राम, सो टेलीग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आईडी है स्टडी विथ, बीच में ये डॉट भी है, स्टडी विथ PKQA, ओके, ये हो जाएगा आईडी। सो थैंक यू सो मच।